योगी जी को तो अभी उत्तर प्रदेश से भगाना होगा। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ओबीसी की आंकड़ा अगर पता चल जाएगा तो गली से लेकर दिल्ली तक का प्रमुख कौन होगा? ओबीसी होगा। भागवत जी ने पिछले साल 2022 अक्टूबर में उन्होंने बयान दिया था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाया है। अभी सिविल कॉमन कोड की मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मामला है, आदिवासियों को अलगीकरण करने की मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और अभी हमें जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे जाति जनगणना को लेके जो है यहाँ पे एक जो है सम्मेलन हो रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो यहाँ आया हुआ है और अभी जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए 18वें लोकसभा चुनाव, उसके बाद से जातिगत जनगणना की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और चुनाव के दौरान भी जो है राहुल गांधी ने लगातार इस बात को कहा कि जाति जनगणना जो है सिर्फ उनके लिए एक राजनीतिक बात नहीं है, वो उनके जीवन का उद्देश्य है। और यहाँ आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। AK अम्बेडकर साहब हैं जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय बहुजन मुक्ति पार्टी के। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जाति भेदभाव बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी चैनल पूरे देश के बहुजनों की आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नेशनल दस्तक जो है ये कार्य कर रही। तो मैं विशेष तौर पर अपनी पार्टी की ओर से आप पूरे टीम के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब रही जो आपकी सवाल है कि लोगों की कहना है और कुछ लोगों की कहना है या पत्रकारों को भी कहना है कि जातीय जनगणना कराने से आपस में विभेद पैदा होगा। और केवल आपकी ही नहीं बल्कि अभी RSS के प्रमुख भागवत जी का बयान आया था कि जातीय जनगणना कराने से भेदभाव पैदा होगा। तो मेरा मोहन भागवत जी से पूछना है कि भागवत जी, आप जिस कुल और ख़ानदान में पैदा लिए हैं उस कुल और ख़ानदान के लोगों ने ही जाति व्यवस्था बनाई है। और भागवत जी ने पिछले साल 2022 अक्टूबर में उन्होंने बयान दिया था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाया है। तो मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जाति भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया, अर्थात ब्राह्मणों ने बनाया। तो जब जिसमें जाति व्यवस्था निर्माण की जा रही थी उस समय क्या आपको अक्ल नहीं था कि जाति व्यवस्था बनाने से, जातियों में बांटने से आपसी भेदभाव पैदा होगा, छुआछूत निर्माण होगा, अस्पृश्यता निर्माण होगा, अलगीकरण के निर्माण होगा? और अगर ऐसा भागवत जी कहते हैं तब हम लोग कहेंगे कि हाँ, जातीय जनगणना कराने से भेदभाव होता है या नहीं है, फिर हम लोग उसके ऊपर तर्क देने की काम करेंगे। चलिए, वो तो अब इतिहास की बातें हैं कि ठीक है जाति बनाई थी, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि सभी लोगों को, हिंदू समाज को एक होना चाहिए। क्यों नहीं अब एक हो रहे हैं? अब वो हिंदू के जहाँ तक बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है कि हमारी जनसंख्या 3.5% है, तो ब्राह्मण के नाम पर हमें कोई समर्थन करने वाला नहीं है। तो SC ST OBC के लोग जिनको अगर ब्राह्मणीकरण करना है, ब्राह्मणवाद के समर्थन में लाना है, तो पहले उनको हिंदू बनाओ। जैसे हिंदू बन जाएगा वो तुरंत ब्राह्मणवाद के समर्थन में आ जाएगा, और जैसे ही ब्राह्मणवाद के समर्थन में आ जाएगा हम मुसलमानों को मरवाने और कटवाने में हमें सफलता हासिल हो जाएगी और राजनीति करने में सफलता हासिल हो जाएगी। तो किसी को वो हिंदू बनाना नहीं चाहते हैं। हिंदू के नाम पर ब्राह्मण अपने हाथ में सत्ता और व्यवस्था को लाकर अपने कब्जा में रखना चाहते हैं, इसलिए हिंदू शब्द का नाम लेते हैं। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आप अभी जातियों में बंटने की बात कर रहे हैं। अरे योगी जी क्या नहीं कहेंगे? योगी जी को तो अभी उत्तर प्रदेश से भगाना होगा। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप जाके उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनिए, आप उत्तर प्रदेश के बनने वाले नहीं हैं। लेकिन वो क्या है कि ब्राह्मणों की नालायकी है और हमारे समाज की नादानी है। नादानी की वजह से ये एन प्राकेन तरीके से राज कर रहे हैं। और मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं, मैं नेशनल दस्तक के तमाम पत्रकारों को बहुत इज्जत और सम्मान देता हूं कि आप हर सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के काम करते हैं। जातीय जनगणना ब्राह्मण या कांग्रेस के लोग, इवन बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोग, तमाम मनुवादी पार्टियां इसलिए कराना नहीं चाहती है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बहुत सारी बातें लिखी है और संविधान में भी ये बात लिखी है, 1 मैन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट देगा और 1 वोट 1 वैल्यू। तो अगर OBC की जनसंख्या 52%
परसेंट है तो ओबीसी की आंकड़ा अगर पता चल जाएगा तो गली से लेकर दिल्ली तक का प्रमुख कौन होगा? ओबीसी होगा। और ब्राह्मण की जनसंख्या अगर पता चल जाएगा लोगों को कि 3.5 ही है तो गली का भी प्रमुख नहीं बनेगा और दिल्ली का भी प्रमुख नहीं बनेगा, बल्कि वो सदस्य भी नहीं बनेगा। अच्छा सुनिए अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति कौन थी? अब गलती यही है कि आप लोग पूरी बात को सुनते नहीं हैं और जब आप नहीं सुनते हैं तो सुनने वाले जो लोग हैं वो समझते नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, एसटी समुदाय से हैं। आपको अभी राष्ट्रपति कौन है? एसटी समुदाय। तो भाजपा तो लगातार जो कह रही है कि हम तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये रामनाथ कोविंद जो हैं ये रखे हुए राष्ट्रपति हैं। अभी जो अब बाकी लोग क्या थे जो बाकी राष्ट्रपति पहले? बाकी लोग जो थे एक ही भारत में राष्ट्रपति हुए पत्रकार महोदय ज्ञानी जैल सिंह, जो संविधान ने उनको विशेषाधिकार दिया है पॉकेट पावर, वीटो पावर का, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो कैबिनेट के हर फैसले को डिनाई कर सकता है, अमान्य कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय को भारतीय संविधान ने वीटो पावर के अधिकार दिया है और इस देश में एक ही राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह ने जो वीटो पावर का उपयोग किया, पॉकेट वीटो का। हाँ, बाकी इन लोगों ने ये सब रखे हुए राष्ट्रपति हुए। अगर रामनाथ कोविंद चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है, चाहे रामनाथ कोविंद हो या महामहिम मुर्मू साहिबा हो, ये सब केवल वहाँ मूर्ति की तरह रखे हुए हैं, ये किसी SC ST OBC की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। और अभी देखिए ना, अभी सिविल कॉमन कोड की मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मामला है, आदिवासियों को अलगीकरण करने की मामला है। तो एक देश से कानून नहीं होना चाहिए? एक देश से कानून एकदम, अगर एक जैसा कानून हो जाएगा तो मुसलमान का भी एक ही होगा, SC ST OBC का एक ही होगा, जैन का एक ही होगा, क्रिश्चियन का जो पर्सनल लॉ है वो पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। और जब पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे तो एक प्रकार के कानून होगा। जब एक प्रकार के कानून होगा तो सभी को धार्मिक जो स्वतंत्रता मिली है वो समाप्त हो सकती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है असंवैधानिक है, किसी भी हाल में लागू नहीं होगा और हम लोग होने नहीं देंगे। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कितने दिन तक आरक्षण की जो है बस मलाई खाएंगे, क्यों नहीं योग्यता की बात करते हैं, क्यों नहीं योग्यता पे बात आती है? संविधान के आर्टिकल 15(4) में आप पत्रकार महोदय आप भी जाकर उसको देखिए। भारतीय संविधान के जो समता के अधिकार है, समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के भाग 4 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ है वही व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन का हकदार है, आरक्षण का हकदार नहीं है। क्या लिखा? रिप्रेजेंटेशन बेस इन पॉपुलेशन। तो बाबा साहब अम्बेडकर साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बेस इन पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही है। जब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात भारतीय संविधान के 15(4) में लिखा हुआ है और आपको 340 के बाद वो तो मिला हुआ है ना, वो मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? हाँ, तो अब क्या? तो अब क्या हमें आरक्षण नहीं चाहिए? हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, अर्थात हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो अगर ओबीसी की जनसंख्या 52% है तो शासन और प्रशासन में 52% तो हुई नहीं है, तो कैसे आपको पता है कि आप 85%? हाँ, 1931 के जनगणना के अनुसार जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे, अंग्रेज भी भारत में थे, आखिरी जनगणना इस देश में जाति आधारित हुई 1931 में। उस जनगणना के आधार पर आज ओबीसी की जनसंख्या 52% है और उसी जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16 से 17% है। अगर आज भी सही तरीके से गिनती किया जाए तो अनुसूचित जाति भी बढ़ जाएगा, जनजाति की भी संख्या बढ़ जाएगी, ओबीसी की संख्या भी बढ़ जाएगी, सबकी संख्या बढ़ेगी। तो संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार हमें आज तक नहीं मिली, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो हिंदू शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अभी तो मोहन भागवत सबको कह रहे कि हिंदू हो सब एक हो। हाँ, तो वो भी तो ब्राह्मण बनाने के लिए मोहन भागवत ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बात कह रहा है और अपनी जन समर्थन मजबूत करने के लिए कह रहा है।
इस देश में हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो भारतीय इतने मंदिर कैसे हैं, इतने मंदिर कैसे बने हुए मंदिर हैं? कैसे हैं? क्योंकि देश आजाद हुआ, आजाद होने के लोग बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, आजाद होने के बाद सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में चली गई और ब्राह्मण के हाथ में जाने के बाद ब्राह्मण अनियंत्रित तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिए और कब्जा करने के बाद हर जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चौक पर, चौराहे पर, सड़क पर जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो, सबको हटाने की जरूरत होगा तो हटाना पड़ेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का ख्याल आया। कोर्ट ने तो एक और फैसला दिया था 1 अगस्त को, तो उसका तो आप लोग विरोध कर रहे थे कि जातियों में जो उपवर्गीकरण, जब वो किसी खास जाति को जिनका विकास नहीं हुआ है उनको जब ज़्यादा आरक्षण देने की बात करते हैं तो आप लोग विरोध करने लगते हैं। जो उपवर्गीकरण की मामला है, ये उपवर्गीकरण की मामला एक गैर संवैधानिक मामला है। अनुसूचित जाति के लोगों को 15% सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है कि आपकी संख्या 15% है, तो अभी तक हमारी 15% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में पूरा ही नहीं हुआ। तो पहले हमारा पूरा कर दो और पूरा करने के बाद भी तुम उपवर्गीकरण करने की बात करो, फिर रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन करने की बात करो। पहले पूरा करो, फिर हम विचार करेंगे कि हमारे कौन सा भाई को देश की सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था है, सर्वोच्च है। बाबा साहब ने उनको सर्वोच्च बनाया, संविधान ने उनको सर्वोच्च बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, तो उसको किसी सरकार के दबाव में आकर नहीं, स्वतंत्र तरीके से और निरपेक्ष तरीके से फैसला देना होगा। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी संगठन ने, हमारी पार्टी ने विरोध किया और नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। आप लोग 52 मेश्राम के जो यहाँ जो नेतृत्व में आए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वो तो आप लोग उनको अपना नेता मानते कि नहीं मानते हैं? मैं राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी जी, अगर आप सही में ओबीसी का हितैषी हैं और जातीय जनगणना कराने के नाम पर आपने वोट लिया और संविधान बचाने के नाम पर आप वोट लिया, जो कांग्रेस मरने के कगार पर थी, संविधान बचाने और जाति जनगणना के नाम पर आप जिंदा हो गए, लेकिन संसद में बजट सत्र चला, आपने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक चली, आपने कुछ नहीं बोला और केवल बोला आपको, बल्कि संसद में आप विरोधी दल के नेता हैं और आपका पक्ष मजबूत है, तो संसद में ओबीसी की जनगणना कराने के लिए आपको अध्यादेश लाना चाहिए कि जब तक अध्यादेश नहीं लाया जाएगा तब तक हम संसद नहीं उनकी थोड़ी है अभी। अरे विपक्ष में मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, वो जब चाहेगा तब संसद बंद कर देगा, एक भी मिनट संसद नहीं चलने देगी और एक भी पक्ष की, मतलब रूलिंग का एक भी रूल रेगुलेशन को लागू नहीं होने देगा। बाबा साहब ने जितना अधिकार रूलिंग पार्टी को दिया है उतना ही अधिकार अपोजिशन पार्टी को दिया है। अगर कोई भी रूलिंग पार्टी में बैठा हो और अनलीगल अगर संवैधानिक तरीके से कोई फैसला लेता हो तो विपक्ष के पूर्ण रूप से अधिकार है, उसका विरोध करेगा, खंडन करेगा, लागू नहीं करने देगा, पूर्ण अधिकार है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपको। तो धन्यवाद। हमारे साथ ए.के. अम्बेडकर जी थे अभी, और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर समर्थन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि उनको जो है विपक्ष मजबूत है, जातीय जनगणना करवाने के लिए सरकार से अध्यादेश की मांग करनी चाहिए। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।